नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल और सबसे पहले चलिए इस वक्त देख लेते हैं कि में कहीं से भी आपको रिकवरी नहीं दिख रही, यानी हम एक बड़े गैप डाउन के साथ खुले। ग्लोबली सेल ऑफ के बाद शुक्रवार को दबाव था ग्लोबली बाजारों में और आज उसका सेल ऑफ आपने क्लियरली इंडिकेटिव टिक्स में देखा है, एसएक्स निफ्टी। और उसके बाद बाजार जिस गैप डाउन के साथ खुला था वहां पर किसी भी तरह की रिकवरी नहीं है। आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखें या फिर आप आईटी, मेटल, कमोडिटीज सारे पैक में देखें, भारी सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी में आपको लगभग 2.5% की गिरावट है। एक बार इस वक्त 5 बड़ी बातें समझ लेते हैं कि कौन सी 5 बड़ी बातें जिन पर हम इस वक्त ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बाजार में आज दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। अहम सपोर्ट 15,800 माना जा रहा है, जिसे ब्रीच कर रहा है बाजार ने, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब 15,700, 15,750 ये दूसरे बड़े अहम सपोर्ट बताए जा रहे हैं, जहां पर हालांकि अभी पुट राइटिंग की भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहां से ये स्ट्राइक भी टूटती है, यहां ये बड़ा सपोर्ट टूटता है, तो कंसर्न्स बड़े होंगे। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर लगभग लाल निशान में है। तो जो आप ये एडवांस डिक्लाइन का रेशो देख रहे हैं वो बहुत ही वाइडेड है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स की बात करें तो सिर्फ 3 निशान हरे निशान में होंगे, बाकी 47 स्टॉक्स जो हैं जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आपको अच्छी खासी बड़ी बिकवाली दिख रही है। सिर्फ आपको अगर फार्मा स्पेस को छोड़ दें या फिर बहुत सिलेक्टिव कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्टॉक्स होंगे, जैसे नेस्ले या HUL या फिर पावर स्टॉक्स होंगे, वहाँ पर आपको हरा निशान दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा बिकवाली का दबाव सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रुपया फिर से नए रिकॉर्ड लेवल्स पर गिरा है। 78.24 तक भी गया रुपया, डॉलर के मुकाबले वीक हुआ। और इंडिया विक्स 12% तेज है, लगभग 21.95 के पास है, यानी 22 के पास जाता हुआ इंडिया विक्स। तो ये ग्रीड एंड फियर का बड़ा पैरामीटर होता है और इससे किस तरह के मायने निकालने चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट कुणाल बूथरा बने हुए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना वरीसम आपको पिक्चर यहाँ लग रही है? क्योंकि सुबह जब हमने आपसे बात भी की थी तो ये बात तो हुई थी कि एक व्यू ये भी निकल के आया था कि एक सपोर्ट 15,700 से निकल कर आ सकता है, जिस तरह की पुट राइटिंग मॉर्निंग के शो में, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में देखने को मिली थी। अभी क्या पोजीशन दिख रही है? क्या बड़ी रेंज होगी जिसके लिए माइंड ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए? प्रियंका जी, तो आई थिंक मेरे अनुमान से जो व्यू और जो बायस है वो अभी भी बेरिश रहेगा इंडेक्स पे, बिकॉज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। तो अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो 16,400, 16,200 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे। हम इन दोनों को सपोर्ट को हमने फ्राइडे सेशन में हमने ब्रेक या ब्रीच किया था, तो ये एक फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस था। हालांकि इतना बड़ा विशियस गैप डाउन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट, बट देन मार्केट्स की जो ट्रेंड इंडिकेट कर रही है कि डाउनसाइड में मार्केट बहुत क्विकली अपने सपोर्ट्स और लेवल्स को टेस्ट करता है। अब हम उस लेवल्स पे आ गए हैं 15,700 के आसपास, जो हम लास्ट 4 से 5 महीने में लगातार टेस्ट करते जा रहे हैं। जनरली जब हम कहते हैं कि जब एक लेवल को, एक सपोर्ट को बार बार टेस्ट करते हैं तो इवेंचुअली वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और मार्केट्स वहां से एक फ्रेश ट्रेंड में आ जाता है। तो हमें वेट करना चाहिए कि 15,700, 750 का जो मेजर सपोर्ट है वो लेवल्स ब्रेक हो, शायद आज हो या हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीक हो। बट जब वो लेवल्स ब्रेक हो तब उसके बाद मेरे अनुमान से एक नया ट्रेंड इंडेक्स में बन सकता है। आज की जब हम डेटा देखें, मार्केट की पोजीशनिंग देखें, जैसे कि आपने सारे फैक्टर्स एलुसिडेट किए, जो रुपी है डेप्रिशिएट हो चुका है 78 के नीचे। इंडिया विक्स की बात करें, डोमेस्टिक सेक्टर्स की बात करें तो हार्डली एनी सेक्टर्स जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव बनते आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 15,750, 700 का सपोर्ट आज अगर होल्ड कर ले तो एक माइल्ड सा बाउंस बैक बन सकता है इंडेक्स में आने वाले कुछ एक दिनों में। बट अगर वो लेवल को ब्रेक कर दे हम आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट वीक, तब मेरे अनुमान से नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है इंडाइसेस में। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ बड़े सपोर्ट को रेस्क्यू करना, बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। देखना होगा कि आज किस तरह की पोजीशन बाय द एंड ऑफ द डे निकल कर आती है। ऐसे में एक बार ये देख लेते हैं कि कहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बाजार गैप के साथ खुला, गैप डाउन के साथ खुला, लेकिन खुलने के बाद ही कहाँ फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। चलिए, तो
बहुत ही हैंडफुल आपको स्टॉक्स दिखेंगे जो हरे निशान में होंगे, लेकिन इसके बीच इसके अलावा आपको अगर एफएनओ की बात यहाँ करें तो सिर्फ 10 एडवांसेस हैं और उसके आगे गिरने वाले लगभग 176 स्टॉक्स हैं। सो ऐसे केस में क्या फर्दर शॉर्ट के मौके बनते हैं क्या कुणाल? क्योंकि आप अभी एक लेवल की बात कर रहे हैं कि उसे आप वॉच आउट करना चाहेंगे, तो क्या यहाँ से अग्रेसिव शॉर्ट्स कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में दिख रहे हैं जहाँ ज़्यादा वीक दिख रही हो पोजिशन? तो जो ये 3 स्टॉक का जो नाम बताया आपने, बजाज फिनसर्व, आरबीएल बैंक और नेशनल एल्यूमिनियम, आई थिंक इन तीनों स्टॉक में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरली कहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट है, प्लस एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे कितना सिवियर आया था डाउन साइड में। तो हम बजाज फिनसर्व की बात करते हैं पहले। फॉर एग्जांपल, जो स्टॉक ने पुराना लो जो बनाया था, तो अगर हम फेब्रुवरी लो की बात करें तो आई थिंक ये करीबन 15,000 के आसपास इसका लो था। अगर हम मई मंथ की बात करें तो इसका जो लो था वो करीबन 11,700-800 के आसपास का लो था बजाज फिनसर्व का। आज स्टॉक ने उस लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा वीक है। तो अगर इन तीनों में से जो मैं सेल इनिशिएट करूंगा, मेरे अनुमान से आई थिंक बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक्स स्ट्रक्चरली काफी वीक हो चुके हैं और ये स्टॉक्स में शॉर्ट इनिशिएट करना बहुत ही ज्यादा बेटर ट्रेड हो सकता है। पॉसिबल है बजाज फिनसर्व यहाँ से शायद एक 10,500 10,700 के लेवल को भी टच कर सके, तो ये एक ब्रॉडर टारगेट रहेगा बजाज फिनसर्व में। और स्टॉप लॉस यहाँ से रख सकते हैं करीबन 11,850 के आसपास। बाकी जो अदर स्टॉक्स है लाइक आरबीएल बैंक, ये एक इवेंट बेस्ड सेल ऑफ है। हम जनरली देखते हैं कि जब इवेंट बेस्ड सेल ऑफ होता है तो उसके आने वाले कुछ 1 या 2 दिनों में एक माइल्ड बाउंस बैक आ जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा आरबीएल बैंक में, बट पॉसिबल है कि अगर आने वाले कुछ एक दिनों में अगर 2 से 3% या 5% के आसपास का एक बाउंस आ जाता है, हो सकता है स्टॉक वापस 100-102 के लेवल्स पे आ जाए, तो शायद एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है आरबीएल बैंक में। नैल्को की बात करें तो जो पुराना लो था, जो मई मंथ का लो था, वो करीबन आई थिंक 85-86 के आसपास था। आज उस स्टॉक ने उस लो को जस्ट रीटेस्ट किया है, तो ये इंडिकेशन नहीं है कि फिलहाल स्टॉक शॉर्ट या एक वीकनेस हो चुकी डेवलप, इसमें ये अपने पुराने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम इस पे शायद एक और दिन के लिए कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। अगर ये 85 के लेवल को ब्रेक कर दे तो नेशनल एल्यूमिनियम या नैल्को में शॉर्ट इनिशिएट कर सकता है। राइट, तो यानी यहाँ 3 स्टॉक्स, आरबीएल बैंक कोई रिस्पाइट आज नहीं दिख रहा। मैनेजमेंट सबसे पहले हमने इचिना स्वदेश पे आए, इनफैक्ट इनकमिंग एमडी एंड सीईओ, उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन उसके बाद भी बाजार को कॉन्फिडेंस आज के लिए कम से कम नहीं दिख रहा। 18% नीचे आरबीएल बैंक, लेकिन यहाँ कोई फर्दर शॉर्ट पोजीशन की सलाह नहीं है। कुणाल को बजाज फिनसर्व ज्यादा वीक लगता है, यहाँ से लगभग 800 से 1000 पॉइंट तक का डाउनसाइड हमको दिखता है। तो क्या इसे ऑप्शन के जरिए भी कोई स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में या फिर नैल्को में? आई थिंक बजाज फिनसर्व में शायद हम ऑप्शंस के थ्रू प्ले आउट कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर हम 11,000 के नीचे जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर हम 11,000 के आसपास का पुट ऑप्शंस भी देख ले बजाज फिनसर्व का, तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो जून मंथ की एक्सपायरी है उसका ऑप्शन करीबन 200-225 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये शायद एक बेटर बेट बन सकता है। हम एक 140 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो करीबन 400-450 के आसपास भी क्रॉस कर सके। ऑलराइट, लॉन्ग अनवाइंड पे आप देख रहे हैं तेजी से सारे स्पेसेस पे हो रहे हैं। कुणाल, ऐसे में इनफैक्ट लॉन्ग बिल्ड बात तो बाद में भी करेंगे, पहले अनवाइंड में कैसे ट्रेड्स होने चाहिए? इंटरग्लोब एविएशन हो, बिरला सॉफ्ट हो, डेल्टा कॉर्प हो, इन पे क्या आपकी राय रहेगी? ये फिलहाल आप जो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं वो एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड बता रहे हैं कुणाल बजाज फिनसर्व में, और अब कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हम अनवाइंडिंग का प्रेशर देख रहे हैं। तो ये एक आप कॉल देख रहे हैं, दोबारा नोट कर लीजिए स्टॉप लॉस और इसका टारगेट। बजाज फिनसर्व की 11,000 वाली पुट आपको लेनी है, जो मंथली एक्सपायरी होती है स्टॉक्स में हमेशा, और 450 तक का टारगेट वो देखते हैं बजाज फिनसर्व में। लेकिन स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन के ट्रेड में जरूर लगा के चलना है। लेकिन वीकनेस या फिर लॉन्ग अनवाइंड जहाँ ट्रेड हो रहे हैं अभी, क्या डेल्टा कॉर्प, इंटरग्लोब एविएशन या बिरला सॉफ्ट, इस पे किस तरह की ट्रेड पोजीशन ले सकते हैं? तो अगर हम तीनों स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक डेल्टा कॉर्प एक ऐसा स्टॉक बन के आ रहा है जो लगातार वीकनेस मेंटेन हो रहा है। तो डेल्टा कॉर्प एक हाई बीटा स्टॉक है। जब हाई बीटा स्टॉक इंटेंसिटी से गिरता है तब हम देखते हैं कि काफी लॉन्ग्स अपने पोजीशंस को अनवाइंड कर लेते हैं। ये स्टॉक्स होते हैं जो सबसे पहले बाउंस नहीं करते। ये स्टॉक्स होते हैं जिनमें बाउंस वीक होती है और जो सेलिंग प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा शार्प और स्ट्रांग होती है। लास्ट आई थिंक 3 से 4 महीने में डेल्टा कॉर्प जो करीबन 340 के आसपास ट्रेड किया करता था, अब 185 के आसपास आ चुका है। तो ये इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में ऑलमोस्ट
40 to 50% की गिरावट लास्ट 3 से 4 महीने में ही आ चुकी है। हालांकि वॉल्यूम्स डेली चार्ट्स पे कम होते जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प में, बट ये इंडिकेट करता है कि पार्टिसिपेशन लेवल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं स्टॉक्स में। तो अगर हम स्टॉक्स को जो शॉर्ट करना चाहे, जिसमें अनवाइंडिंग करना चाहे, तो आई थिंक डेल्टा कॉर्प एक ऐसा स्टॉक बन सकता है जिसमें अनवाइंडिंग कर सकते हैं। बाकी जो चार्ट्स है जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन, वो स्टॉक अपने पुराने लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1600 का जो लो था मई मंथ में हमने देखा था इंटरग्लोब एविएशन, अब स्टॉक 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, स्टॉक 10% हायर है अपने पुराने सपोर्ट से। तो इनमें अनवाइंड करना से ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे अगर बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखे तो इंटरग्लोब एविएशन में। तो इन जो स्टॉक्स की लिस्ट बताइए, इसमें से मैं डेल्टा कॉर्प में थोड़ा सा बेरिश रहूंगा। एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक शायद यहाँ से भी और 5 से 10 पॉइंट गिर सके, तो करीबन 175 के आसपास का एक टारगेट रख सकता है, 188 189 का स्टॉप लॉस, और इंटरग्लोब एविएशन में बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। इंटरग्लोब पे बाय ऑन डिप्स, लेकिन डेल्टा कॉर्प उन्हें वीक लगता है। इनफैक्ट अब आप एक बार एफएनओ में दूसरे स्टॉक्स देखें ना कुणाल, तो बजाज ऑटो हो, मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प। मारुति तो खैर मारुति वो स्टिल रेजिलिएंट, कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी लेकिन वीक भी नहीं हुआ था आज की मार्केट में। लेकिन एमएनएम के कैपेक्स प्लान और लगातार जो हम ऑटो स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं उनके कैपेक्स प्लान के बाद आपको ये स्पेस में आपको कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है कि यहाँ कोई लॉन्ग का ट्रेड बनता है? जी हाँ, आई थिंक आपने एकदम राइटली बताया कि ऑटो स्टॉक्स और लार्ज कैप नेम्स में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और स्ट्रेंथ है। सो हम जनरली देखते हैं कि जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स मार्केट से कम गिर रहे हैं या मार्केट में गिरते हुए मार्केट्स में भी अगर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर ले या स्लाइट पॉजिटिव रिटर्न्स भी दे दे, तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है। बट ऑटो स्टॉक्स में वो लगातार हमने देखा है लास्ट 2 मंथ्स में कि कितने ज़्यादा बढ़िया स्टॉक्स बन के उभर के नजर आ रहे हैं। मारुति आज भी काफ़ी रेजिलिएंट है, बजाज ऑटो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हीरो मोटोकॉर्प अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, एमएनएम अभी भी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 हफ्ते में हमने देखा कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं ऑटो स्टॉक्स में से अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड जो यहाँ से पिकअप कर सकता है वो बजाज ऑटो पर। मेरा मानना है कि आई थिंक आज की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक आने वाले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा बाउंस दे सकता है 100 रुपए के आसपास का। तो बजाज ऑटो में पिक करूंगा एज अ बाय ट्रेड। रेकमेंड करूंगा कुछ 3820 3840 का टारगेट, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3690 का बजाज ऑटो पे। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो आई थिंक एमएनएम करंट लेवल्स पे भी जो 1015-14 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, मेरे अनुमान से करंट पे एमएनएम पे भी पोजिशनली लॉन्ग की जा सकती है। 1150 1120 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं एमएनएम में, जो करीबन 10% अपसाइड रहेगा। यहाँ से स्टॉप लॉस रख सकते हैं 975 का। सो बजाज ऑटो यहाँ पसंद आता है कुणाल को, ऑटो स्पेस पर उनकी व्यू रहेगी बुलिश यहाँ। लेकिन एक और स्टॉक है जो इस बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है सीमेंट्स का काउंटर। उसकी बड़ी वजह है कि एनालिस्ट मीट में कुछ की पॉइंट्स निकल कर आए। ये इस बीच इनफैक्ट आप एक बार फिर से एमएनएम का टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लें, जहां हम बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं कुणाल। सीमेंट्स एक स्टॉक जो हम बात कर रहे थे, एनालिस्ट मीट हुई है और उसके कुछ की टेकअवेज निकल कर आए हैं। कंपनी को बड़े और अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, किसी तरह के बिजनेस में धीमापन की कोई बात नहीं है। की टेकअवेज हमारे साथ पूजा लेकर बनी हुई है, पूजा बताएंगी और ज्यादा डिटेल्स इस स्पेस पे। पूजा बताएं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज निकल कर आए एनालिस्ट मीट से। जी, सीमेंस की जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इस कमज़ोर बाजार में भी एक काफ़ी मजबूती के साथ 100% की मजबूती के साथ सीमेंस इंडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ बड़ी बातें जो यहाँ पर निकल कर आई हैं वो ये है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर से जो बिजनेस आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। महंगाई के दबाव के बावजूद किसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मंदी के संकेत यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5000 करोड़ की मजबूत लिक्विडिटी और कैपिटल एलोकेशन ये काफ़ी अहम है और आने वाले समय के लिए अच्छा ट्रिगर भी होगा। जुलाई दिसंबर के बीच एग्जीक्यूशन की स्थिति में भी सुधार होने की बातचीत यहाँ पर एनालिस्ट मीट में निकल कर आई है। कार्बन एमिशन घटाने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा सीमेंट और स्टील कंपनियों से काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इनके ऑर्डर में एक रिकवरी दिखना भी शुरू हो चुकी है। लंबी अवधि की बात करें तो कंपनी का जो फोकस रहेगा वो डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी अहम होगा और वहाँ पर कुछ निवेश होते हुए भी दिखाई देंगे कंपनी की तरफ से। इसके अलावा मेट्रो मोबिलिटी में इक्विटी
प्रोडक्ट या ईपीसी के जरिए हिस्सा लेंगे। और आखिर में एनर्जी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। तो कुछ आगे के ट्रिगर्स की भी बात हुई है और आने वाले समय के लिए कहाँ पर फोकस रहेगा, क्या बड़ा निवेश करने वाली है और अभी तक की स्थिति कैसी रही, इन तमाम बातों पर एनालिस्ट मीट हुई थी और काफ़ी कुछ अच्छे पॉजिटिव की टेक अवेज निकल कर आए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया इन सारे पॉइंटर्स को हम तक बताने के लिए, व्यूअर्स को इतनी डिटेल में ये पॉइंटर्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो सीमेंट्स और पूरा ही इनफैक्ट इसके चलते आप देखेंगे सीमेंट्स में सुबह से आपको एक लॉन्ग बिल्टअप भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुणाल ये एक स्पेस है जो हम पीछे भी टच कर रहे थे और आप रिलेट कर पाएंगे। जब भी इन्फ्लेशन का ट्रिगर आता है, आपको यूएस मार्केट्स में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी हुई सीपीआई निकल कर आई, हालांकि हमारी सीपीआई आज शाम को आनी है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन प्रूफ या फिर वो ऐसा स्पेस जहाँ इन्फ्लेशन प्रूफ तो राइट वर्ड नहीं होगा, लेकिन वो स्पेस जहाँ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्राइसिंग पावर है फाइट करने की, यानी HUL हो, मैरिको हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, डाबर हो, ये स्टॉक्स फिर से चलने लग जाते हैं। क्या ये थीम रेलेवेंट लग रही है आपको और यहाँ कोई ट्रेड बनते हैं? जी हाँ, तो मैं आई थिंक पार्टली एग्री करूंगा आपकी स्टेटमेंट को प्रियंका जी, बिकॉज मार्केट में जब एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग प्रेशर होती है, हालांकि ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स ज़्यादा कैश पे बैठ नहीं सकते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं मनी को पार्क करना होता है, जहाँ पे देखते हैं कि मार्केट्स बेंचमार्क इंडाइसेस से वो सेक्टर्स शायद ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सके, तो हम कहते हैं वो डिफेंसिव टिल्ट में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए। जो दूसरा एडवांटेज अगर हम एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए देखें, तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स अपने 50 डे हाई, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या फिर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब मार्केट में जितनी ज्यादा बेरिशनेस या नेगेटिविटी होती है, उतने ही ज्यादा एफएमसीजी स्टॉक सॉर्ट आउट होते हैं। बट ये ट्रेंड हमने कहीं देखा कि लास्ट 6 मंथ्स में ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका था। बट अगर हम आज देखें तो मार्केट्स का टिल्ट वापस से एफएमसीजी स्टॉक्स में आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक्स की जो करेक्शंस थी, HUL, मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, इन करेक्शंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स को। तो मेरे अनुमान से एक अच्छा सेक्टर टिल्ट बन सकता है यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ से आने वाले कुछ एक हफ्तों में या महीनों में ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, बट मार्केट रिलेटिव निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिलेटिव परफॉर्मेंस के अनुसार मेरे अनुमान से आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ एक हफ्तों के लिए। तो जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहे या रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर करना चाहे, तो मेरे अनुमान से एफएमसीजी स्टॉक्स में डेफिनेटली बेट लेना चाहिए। HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, मैरिको, आई थिंक ये 4 स्टॉक्स रहेंगे जो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में एक सिप की स्ट्रैटेजी या एक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसे में कुणाल, हेड स्ट्रैटेजी के तौर पे भी आप एफएमसीजी स्पेस को ले सकते हैं, लेकिन व्हाट वुड यू एडवाइस, कैश में बाइंग कर लें क्योंकि ऑप्शन तो बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाता है? आई थिंक अप्रोच ऑफ कोर्स कैश साइड की होनी चाहिए, बिकॉज ये जो थीसिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्ले आउट करती है एक सर्टेन फेज में, तो ये इमीडिएटली प्ले आउट नहीं करती है। जो जनरली ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टाइमिंग से ज्यादा होता है टाइम स्पेंड, बिकॉज मेरा मानना है कि पॉसिबल अगर मार्केट की वॉलिटिलिटी 1 या 2 मंथ और ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, तब जो रियल पोटेंशियल है एफएमसीजी सेक्टर का वो अनलीश हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं है, बट ये पोजिशनिंग है, एक एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग होती है, जो यहाँ से मेरे अनुमान से आई थिंक करना बहुत ज्यादा बेटर ट्रेड बन सकता है। कोई और ट्रेडिंग पिक्स भी होंगी क्या आपकी कुणाल, ऐसे बाजार में जो आपको लगता है कि शॉर्ट साइड के ट्रेड तो हमें मॉर्निंग में आपके याद है, बैंक्स में आपने शॉर्ट दिए थे, लेकिन अभी इस वक्त कोई और फ्रेश ट्रेड ऐड करना चाहेंगे आप, हाफ द डे गॉन? तो पहला तो बजाज ऑटो पे रहेगा, बाय का ट्रेड रहेगा इस पे। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉसिबल है कि बजाज ऑटो और काफ़ी सारे जो अदर ऑटो स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप नेम्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बजाज ऑटो में मैं 3820 का बाय कॉल का टारगेट रिकमेंड करूंगा, बाय के लिए सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस 3690 का। बट जो एक सेक्टर या एक स्टॉक है बजाज ट्विंस, हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की जो पहले बात कर रहे थे, तो बजाज फाइनेंस मेरे अनुमान से भी एक वीकर चार्ट बन रहा है। मैंने सुबह में भी जो सेल कॉल दिया था उसका टारगेट करीबन 500 के आसपास था, बट मेरे अनुमान से यहाँ से भी सेल और रिवाइज कर सकते हैं डाउन साइड पे
बजाज फाइनेंस पे मैं तो सेल की सलाह कंटिन्यूस रखूंगा इस स्टॉक पे। टारगेट डाउनसाइड पे रिवाइज कर सकते हैं 5000 का, स्टॉप लॉस 5500। एक और कंसर्न कुणाल, क्योंकि मारुति के लिए एक बड़ा ट्रिगर येन की वीकनेस भी तो रहेगा। येन भी जो सबसे सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है, और आपसे पहले भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, व्हेन यू ओनली हाईलाइटेड दिस, कि येन की वीकनेस जब जब रिफ्लेक्ट होती है मारुति एक बेनिफिशियरी होता है। और क्या ये मेजरली प्ले आउट कर रहा है मारुति के लिए, या फिर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ऑटो पैक बड़ी वजह है? तो आई थिंक ये डुअल बेनिफिट है। बहुत हम देखते हैं कि सिल्वर लाइनिंग होती है स्टॉक्स में कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है डाउन साइड, तो बट ऐसे कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जिनमें शायद उस सेलिंग में भी एक बेनिफिट हो जाती है, एडवांटेज हो जाती है। तो मारुति के लिए वो प्ले आउट कर रहे हैं। पहला तो ऑफ कोर्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कि येन की जितनी वीकनेस होगी, या जैसे कि येन हम देख रहे हैं कि मल्टी डेकेड लो पे आ चुका है, तो ये एक इनहेरेंट एडवांटेज प्ले आउट कर लेती है मारुति के लिए। जो अदर पॉइंट है जो है ऑटो स्टॉक्स में बाइंग की ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं हो रही है। तो ये भी अनदर पॉजिटिव है मारुति के लिए। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव प्ले आउट कर रहे हैं। येन की जो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं येन में, जापानीज येन में, ये हो सकता है शायद टेम्पररी हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में, हफ्तों में शायद येन सेटल हो जाए एक ट्रेडिंग रेंज में, यहाँ से शायद करेक्ट भी कर ले। बट जो ऑटो स्टॉक्स में जो बाइंग की पैटर्न है ये ज्यादा स्ट्रांग और फिरोशियस है। तो अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है तो हम जानते हैं कि ऑटो स्टॉक्स में शायद ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो दोनों ही एनालिसिस या दोनों ही अगर एंगल से हम देखें तो मारुति कहीं ना कहीं एक स्टेबल चार्ट बन सकता है जो करीबन 7500 और 8000 के एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर सकता है। ट्रू, एब्सोल्युटली। लेकिन एक वेरी क्विक क्वेश्चन, क्या मारुति ना जब भी 8000 के पास, क्योंकि उसका एक बड़ा रेजिस्टेंस भी रहता है, ये उसके पास जब भी पहुंचता है उसके बाद फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन साइड देख लेते हैं, इस बार आपको लगता है रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा? क्या कोई ट्रेड मारुति सुजुकी पे बनता है? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक शायद अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ले। बट जब हम देखते हैं कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इजी हो जाता है, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा होती है स्टॉक्स में, बाइंग की कैपेसिटी होती है, रिस्क ऑन मोड होता है मार्केट में। बट जब ऐसा फेज आता है जब मार्केट में रिस्क ऑफ फेज आ जाता है, पोजीशंस को विड्रॉ किया जाता है, पोर्टफोलियोज को डाउन साइज किया जाता है, वो टाइम में अगर ब्रेकआउट आ भी जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो लॉन्ग लास्टिंग ब्रेकआउट्स नहीं होते। बिकॉज जब ट्रेडर्स 5% या 7% या 10% रिटर्न्स बना रहे हो तो बेटर होता है, उनका अप्रोच होता है कि उन स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुक किया जाए और पोजीशंस को कम किया जाए, रादर देन प्रॉफिट्स के साथ साथ पोजीशंस को बिल्ड किया जाए। तो इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की स्ट्रक्चर को जानना। हम उस जोन में हैं जहां पे मार्केट्स फिलहाल स्टेबल नहीं है, तो उस हिसाब से मारुति जो 8000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। अगर 8000 का लेवल का ब्रेकआउट भी आ जाता है और मार्केट इतना वॉलेटाइल हो जाता है तो मेरे अनुमान से वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा और पॉसिबल है कि स्टॉक वापस अपने ट्रेडिंग रेंज में चला जाएगा। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करने का यहाँ पर एक बेहतर रहेगा कि थोड़ा इंतज़ार करके उसके रेजिस्टेंस के ऊपर ही इस पर कोई पोजीशन बनाए। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो ज़रूर पसंद आता है और बजाज ट्विंस वीक लगते हैं कुणाल को, ये उनकी दो कॉल्स हैं।